Hello students, welcome back to my channel, that is Chemistry with Priya. I hope all are you doing well in your studies and I wish कि आप जिस भी क्लास में प्रेजेंट हैं उस क्लास में आपको बहुत अच्छी परसेंटेज मिले, आप बहुत कुछ सीखें नेक्स्ट क्लास में एंटर करने से पहले। तो उसके लिए हमने पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी और हम लोग यहाँ पे हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। जितनी हेल्प हमसे हो सकती है हम उतनी हेल्प करने के लिए आपके लिए रेडी हैं। बस आपकी साइड से हमें सिर्फ इतना चाहिए कि जो हम आपको पढ़ाते हैं आप उसे बस ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है ना बेटा, वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ है उसमें जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, लास्ट वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था, वहां हमने देखा था कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती क्या है। तो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसके हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट है वो आज हमने पढ़ना है। सो बेटा, डेली लाइफ में वैसे ऑक्सीडेशन के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। ठीक है, अगर हम कंबशन ऑफ एनी फ्यूल कहें तो वो भी बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन होता है। अगर आपका बर्निंग ऑफ क्रैकर्स कहें तो वो भी आपका ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। या फिर आपका जो डैमेजिंग ऑफ फूड है वो भी हमारा किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम देखेंगे कि वो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन। ठीक है, बट इन दिस टॉपिक वी हैव टू स्टडी टू मेन इफेक्ट्स ऑफ द ऑक्सीडेशन। दो मेन इफेक्ट्स हमने ऑक्सीडेशन के पढ़ने हैं, वन इज द corrosion and another one is the rancidity. So first we'll talk about corrosion. पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, corrosion में। तो corrosion एक ऐसी प्रोसेस है, बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ डैमेजिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, ये क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन की वजह से जो हमारे मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया या स्टील हो गया, जो मेटल्स हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज होते हैं, वो खराब होते हैं। ठीक है, सो कोरोजन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ डैमेजिंग मेटल्स। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारी बेटा, इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर हीटन अप gradually by the action of air, moisture or a chemical such as acid on the surface of metal. ठीक है, सो कोरोजन क्या है हमारा, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो मेटल्स होते हैं वो आपके डैमेज होते हैं। ठीक है, किसकी वजह से डैमेज होते हैं, बिकॉज ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स। क्लियर, एयर, मॉइस्चर और केमिकल की वजह से जो हमारा मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डैमेज होते हैं। एंड इस प्रोसेस को हमारा क्या कहते हैं, कोरोजन। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ आयरन। क्लियर, इसमें क्या होता है, व्हेन द आयरन मेटल इज केप्ट इन अ डैम्प एयर। ठीक है, डैम्प एयर मतलब वो एयर जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज डैम्प एयर। सो जब भी हम किसी आयरन के पार्टिकल को या आयरन के सब्सटेंस को डैम्प एयर में रखते हैं कुछ टाइम के लिए, फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर हम आयरन के पार्टिकल को क्या कर दें, डैम्प एयर में रख दें, तो उसके बाहर एक रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस क्रिएट होने लग जाता है एंड दैट रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस इज नोन एज रस्ट। उस रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस को क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। क्लियर, तो रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन।
damp air बोला ना हमने, so damp air contain oxygen as well as moisture, so because of the action of air and moisture जो हमारा आयरन होता है, आयरन की सरफेस हमारी किससे कवर्ड होने लग जाती है, एक रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस से कवर होने लग जाती है जिसे क्या कहते हैं, रस्ट। और वो क्यों कवर होने लग जाती है, क्योंकि आयरन वहां पे डैमेज होने लग जाता है। क्लियर? तो रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा किसका एग्जाम्पल है, आपका कोरोजन का, जिसमें क्या होता है हमारा, व्हेन आयरन सब्सटेंस is kept in a damp air for a considerable time, it is covered with a reddish brown flaky substance called rust। उसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। ठीक है, और जो ये बेटा रस्ट है ना, इट इज अ पोरस सब्सटेंस। ये जो रस्ट है, इट इज अ सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंस। जो हमारा रस्ट यहाँ पे बनता है, रस्ट इज अ सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंस। which gradually falls down। तो जो हमारा रस्ट है ना बेटा, रस्ट क्या है, जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन है, आयरन तो हमारा सॉफ्ट नहीं होता है ना, ठीक है, आयरन की नेल आपने देखी है, क्या हम उसको प्रेस कर पाते हैं, नहीं, वो सॉफ्ट नहीं है, वो हार्ड है। लेकिन जो ये रस्ट बनता है आयरन, किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के बाहर, आप अपने घर में भी ये चीज कर सकते हैं बेटा। आप कोई आयरन नेल लीजिए, उस आयरन नेल को आप कंसिडरेबल टाइम के लिए क्लीन आयरन नेल लीजिए, ठीक है, ये नहीं कि कोई ओल्ड आयरन नेल लीजिए, पुरानी वाली मत लीजिए, नहीं, क्लीन आयरन नेल लीजिए, वो आपकी शाइनी होती है, ठीक है। फिर आप उसको कुछ टाइम के लिए क्या करिए, डैम्प एयर में रख दीजिए, कहीं बाहर पे रख दीजिए जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा प्रेजेंट हो, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम आप क्या देखेंगे बेटा कि उसके जो अराउंड है उसमें क्या जनरेट होने लग गया है, एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस जनरेट होने लग गया, और वो हमारा क्या है, रस्ट। और ये जो रस्ट होता है, अगर आप उसको ऐसे क्रश करेंगे तो वो आपका क्या होता है, पाउडर की फॉर्म में निकलने लगता है। तो जो रस्ट है हमारा, वो क्या है, सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंस है, जो धीरे धीरे क्या होने लगता है, गिरने लगता है। और उसके गिरने से क्या होता है, जो ये सपोज आपकी आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, ये आयरन का ऑब्जेक्ट है, अब इसका जो आउटर सरफेस है वो अभी एयर की कांटेक्ट में है, एयर की कांटेक्ट में है, तो इसमें क्या होगी, रस्टिंग होगी, रस्टिंग होगी, रस्ट बनेगा, वो रस्ट गिरेगा, तो फिर इससे नीचे की जो लेयर होगी वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, एयर के कांटेक्ट में आ जाएगी, फिर उसमें रस्टिंग होगी, वो गिरेगा, फिर उसके नीचे की जो लेयर होगी वो आने लगेगी। इट मीन्स दिस रस्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये जो रस्टिंग है ये मेरी क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और ये क्या कर देगी, जो हमारा आयरन आर्टिकल प्रेजेंट होगा उसको पूरा का पूरा क्या कर देगी, डैमेज कर देगी, अगर हमने उसे प्रिवेंट नहीं किया तो। अगर हम आयरन के पार्टिकल को, आयरन के ऑब्जेक्ट को एज इट इज रहने देंगे तो वो धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, अगर हमने उसे प्रिवेंट नहीं किया, बिकॉज रस्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, क्यों कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कैन यू बेटा में ये, जैसे अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, ठीक है, तो एल्यूमिनियम भी, एल्यूमिनियम की जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर जब आपका ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो वो एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देती है। ये हमने पढ़ा है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था रिएक्शंस में कि एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन वहां पे वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करती है, अंदर की एल्यूमिनियम लेयर्स को बाहर से प्रोटेक्ट करती है,
ठीक है। जो अंदर की एल्यूमिनियम लेयर होती है, अंदर के जो एल्यूमिनियम एटम्स होते हैं उनको बाहर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे वो रस्ट नहीं कर पाता, बिकॉज रस्ट एक सॉफ्ट और पोरस सब्सटेंस है, तो वो एयर को अंदर जाने देता है और अपना बाहर निकल जाता है। तो रस्टिंग आपकी क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार होती रहेगी अगर हम उसे प्रिवेंट नहीं करेंगे तो। और ये रस्टिंग किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन। ठीक है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन बनती है रस्टिंग की वो क्या बनती है, Fe that is iron plus O2 that is oxygen plus H2O, it gives Fe2O3 dot XH2O। अब ये फॉर्मूले में, ये एक्चुअली रस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में जो X है बेटा, ये हमने X इसलिए लिखा है क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं रस्टिंग में फिक्स्ड नहीं होते हैं, ये कितने भी हो सकते हैं। दैट्स वाई फॉर्मूले में क्या लिखा जाता है, XH2O। ठीक है। अब आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आयरन जो है 1 है, यहाँ पे आयरन कितना है 2 है, तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ ऑक्सीजन आपका 2 है, यहाँ ऑक्सीजन आपके क्या है 3 है। ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल अभी नहीं देखेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल तो बेटा देखो यहाँ पे भी H2O है, यहाँ पे भी H2O है, तो हम H2O का ऑक्सीजन नहीं काउंट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आपका क्या कर सकते हैं 3 और इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2। लेकिन जैसे इसको यहाँ पे 2 करेंगे, आयरन का ऑब्जेक्ट हमारा कितना हो जाएगा 4। ठीक है। और वाटर के मॉलिक्यूल देखो 2XH2O, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2X। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4Fe plus 3O2 gives 2XH2O gives 2Fe2O3 dot XH2O। ये हमारी क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसमें ये हमारा क्या है, रस्ट है। ठीक है। तो ये हमारा कोरोजन है जिसका एग्जाम्पल आपका क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये कोरोजन किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द एयर, मॉइस्चर या फिर केमिकल्स की वजह से। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अगर ऑक्सीडेशन ना हो तो कोरोजन ना हो। क्लियर, ये फर्स्ट क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द रेंसिडिटी। नाउ व्हाट इज रेंसिडिटी। कोरोजन क्या था, डैमेजिंग ऑफ मेटल्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन। रेंसिडिटी क्या है, डैमेजिंग ऑफ फूड आइटम्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से फैट एंड ऑयल जिस फूड में प्रेजेंट है उस फूड का डैमेज होना क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। ठीक है। सो ऑक्सीडेशन और डैमेजिंग ऑफ मेटल्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन, दैट इज कोरोजन, and damaging of food items containing fat and oil due to oxidation is known as rancidity। तो रेंसिडिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी आपकी द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड containing fat or oil that can be easily noticed by the change in taste and smell is known as rancidity। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो टेस्ट और स्मेल से हमें पता चलेगा कि हाँ ये जो फूड है ये स्पॉइल हो गया है। अगर आप बटर को, ठीक है, सबके घर में ऑलमोस्ट प्रेजेंट रहता है, आप अगर बटर को काफी लॉन्ग टाइम के लिए रख दे, नॉट इन योर फ्रिज, ठीक है, योर रेफ्रिजरेटर की, मैं आपके रेफ्रिजरेटर की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप उसको नॉर्मल ओपन रख दें तो कुछ टाइम बाद उससे क्या आने लगेगी, आपकी बैड स्मेल आने लग जाती है। तो वो बैड स्मेल हमें इंडिकेट कर देती है कि यस ये जो बटर है ये स्पॉइल हो चुका है। ठीक है। तो वहां पे कौन सी प्रोसेस होती है, रेंसिडिटी, क्योंकि वो बटर जो है वो किसकी कांटेक्ट में आ गया होता है, आपके एयर की कांटेक्ट में आ गया होता है, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन।
ठीक है। तो ऐसे फूड आइटम, जिन फूड आइटम्स में आपका क्या प्रेजेंट होता है, फैट एंड ऑयल प्रेजेंट होता है, उन फूड आइटम का स्पॉइल हो जाना, जो हमें किसके हेल्प से पता चल जाता है, उनके टेस्ट या उनकी स्मेल की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि यस ये फूड आपका स्पॉइल हो चुका है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस हमारा रेंसिडिटी होता है। रेंसिडिटी क्लियर हुआ। अब ये जो रेंसिडिटी है इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर, अगर हम यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स देखें तो इसके बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर हैं। पहला यहाँ पे क्या आएगा, दैट रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय adding antioxidants to the food containing fat and oil. Fat and oil. ठीक है। अब ये जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना बेटा, ये एंटीऑक्सीडेंट्स एक्चुअली किसकी तरह बिहेव करते हैं, दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हमने पढ़ा था ना रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है आपका, ठीक है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे किसकी तरह बिहेव करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, जो फूड आइटम होता है उसमें जो हमारी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो बहुत ही क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, जिससे जो फूड आपका आइटम है वो काफी लॉन्ग टाइम के लिए क्या रहता है, सेफ रहता है, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो वो स्पॉइल नहीं होता। ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को होने से रोकते हैं, और बिकॉज ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को होने से रोकेंगे तो जो फूड स्पॉइल हो रहा था वो हमारा फूड स्पॉइल नहीं होगा। ठीक है। दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट जो हम लोग यूज करते हैं वो है आपका BHA एंड BHT। ये दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स है, ठीक है। इनका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या फिर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, TOLUENE टोलिन। ठीक है। सो दो है यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स, ये दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स है यहाँ पे, BHA एंड BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल। तो अगर हम इनको ऐड करें तो हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड by packaging fats and oil food items हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे, जो फूड आइटम जिनमें फैट एंड ऑयल आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको पैक करेंगे किसमें, नाइट्रोजन गैस के पैकेट्स में, ठीक है, पैकेट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। So it can be prevented by packaging fat and oil food items in nitrogen gas. अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जो नाइट्रोजन गैस है, दिस नाइट्रोजन गैस इज एन अनरिएक्टिव गैस। ये कैसी गैस है, एक अनरिएक्टिव गैस है। तो अगर मान लो ये एक फूड आइटम है, इसको मैंने किस में पैक कर दिया, एक ऐसे पैकेट में पैक कर दिया जिसमें क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन गैस क्या करेगी, इस तक ऑक्सीजन गैस को नहीं पहुंचने देगी, इसके और ऑक्सीजन के बीच में एक प्रिवेंटिव मेजर का वहां पे काम करेगी, एक शील्ड का काम करेगी।
ठीक है। तो जब तक वो नाइट्रोजन गैस इस फूड आइटम के अराउंड रहेगा, ऑक्सीजन इस तक नहीं पहुंच पाएगा, और ऑक्सीजन अगर इस तक नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रेंसिडिटी नहीं होगी, फूड स्पॉइल नहीं होगा। इसीलिए जो हमारे जितने भी चिप्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनमें आपका क्या होता है, जब तक वो चिप्स का पैकेट आपका ओपन ना हो, ठीक है, तब तक आपका क्या होता है, जो चिप्स होते हैं वो क्या रहते हैं, क्रिस्पी रहते हैं और सही रहते हैं, स्पॉइल्ड नहीं हुए होते हैं, ठीक है, खराब नहीं हुए होते। लेकिन जैसे ही हम उसे ओपन कर देते हैं, आफ्टर सम टाइम अगर हम उसको एज इट इज रख दें तो वो क्या हो जाते हैं, आपके खराब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम चिप्स के पैकेट ओपन करते हैं, जो गैस उसमें फुल होती है वो रिलीज हो जाती है, जिससे चिप्स किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, हमारे ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है। तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने से रेंसिडिटी हो जाती है, यानी फूड स्पॉइल हो जाता है। तो अगर हम इन फूड आइटम्स को नाइट्रोजन गैस के पैकेट में क्या करें, पैक करें, तो भी हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड यहाँ पे है, रेंसिडिटी को हम कैसे आपका प्रिवेंट या रिटार्ड कर सकते हैं। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, कैसे, बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब फ्रिज में मैंने आप लोगों से कहा था, अगर हम बटर आपका ओपन रखें तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, लेकिन बटर अगर हम रेफ्रिजरेटर में रखें, फ्रिज में रखें, तो उसको आपका स्पॉइल होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, रीजन उसका क्या है कि रेफ्रिजरेटर में आपका क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, और लो टेम्परेचर में जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाती है, वो बहुत ही धीरे हो जाती है। ठीक है, लो टेम्परेचर में आपका क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, सिंपल है बेटा, अगर समर टाइम पे आप कोई चीज बाहर रखो और वही चीज आप विंटर टाइम पे बाहर रखो, तो क्या होता है, विंटर टाइम में उसको नॉर्मल एटमॉस्फेयर में भी खराब होने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, जिससे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में क्योंकि टेम्परेचर लो होता है तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो होती है, एंड स्लो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने की वजह से जो आपका रेंसिडिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, रिटार्ड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितने टाइम तक भी रेफ्रिजरेटर में कोई फूड आइटम रख लो तो वो खराब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसकी भी एक सर्टेन लिमिट है, बट यस, अगर आप उसे बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो वो काफी लॉन्ग टाइम तक सेफ रहे। ठीक है, सो थर्ड, हम कैसे आपका रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। क्लियर। नाउ फोर्थ, यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम जो फूड है उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अब देखो बेटा, एयर टाइट कंटेनर में क्या होगा, एयर टाइट कंटेनर मतलब ऐसा कंटेनर जिसके अंदर एयर नहीं जा सकती। ठीक है, अब एयर नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो जो फूड आइटम है उसके अराउंड ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रेंसिडिटी नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल चिप्स का दिया था कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं, हमारा नाइट्रोजन गैस फिल होती है, जिसकी वजह से जब तक हम चिप्स के पैकेट ओपन नहीं करते हैं वो चीज खराब नहीं होती है, लेकिन जैसे ही हम उसे ओपन कर दें और आफ्टर सम टाइम उसे यूज ना करें तो वो हमारा स्पॉइल हो जाती है। लेकिन वहीं पे अगर हम उस चिप्स को निकाल के एक एयर टाइट कंटेनर में रखें तो हम कुछ टाइम तक उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एट द नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हम उसको यूज कर सकते हैं, बस वहां पे कंडीशन क्या है कि एयर की रीच उस तक नहीं होनी चाहिए, एयर उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई हम फूड आइटम्स को किस में रखते हैं, इन द एयर टाइट कंटेनर।
सो एयर टाइट कंटेनर में रख के भी हम क्या कर सकते हैं, आपका ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और ऑक्सीडेशन अगर नहीं होगा तो रेंसिडिटी भी नहीं होगी, क्योंकि रेंसिडिटी है ही ऑक्सीडेशन। ठीक है। नाउ फिफ्थ जो यहाँ पे मेथड है जिससे हम रेंसिडिटी को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, वो है बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट। बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट। ठीक है। अब लाइट क्या करेगी, अगर लाइट प्रेजेंट होगी कहीं पे तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर को क्या कर देगा, हाई। ठीक है। और हाई टेम्परेचर होगा तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, फास्ट, और रेंसिडिटी जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर लाइट नहीं होगी तो टेम्परेचर कंपैरेटिवली क्या रहेगा, लो। टेम्परेचर कंपैरेटिवली अगर लो रहेगा तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस भी कम होगी। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस अगर कम होगी तो रेंसिडिटी भी हमारी धीरे धीरे होगी। ठीक है। तो ये 5 तरीके हैं, जिन 5 तरीकों के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। सो रेंसिडिटी एंड कोरोजन, ये जो 2 इफेक्ट हैं, ये किसकी वजह से होते हैं, ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं, और हमारी डेली लाइफ में ये चीज होती रहती है। क्लियर। तो दोनों चीज आई होप आपको समझ में आई हो, ज्यादा डिफिकल्ट ये है नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा लेट मी नो। और इसी के साथ जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है हमारा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये कंप्लीट हो गया है। इसकी जो प्लेलिस्ट है वो अपने चैनल के पेज में मैं इंक्लूड कर दूंगी, जहां से आपको सारी वीडियोस एक साथ एक सीक्वेंस में मिल जाएगी। तो आप कंप्लीट जो चैप्टर है वो वहां से पढ़ सकते हो। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिन क्वेश्चंस को हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको ये जो चैप्टर है वो कितना आ चुका है। So that's all for today. I'll meet you in my next video.